सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर का कौन सा टॉपिक क्लियर किए थे? हाँ, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ये हमारा टॉपिक रहा था पिछले क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट क्या होता है, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और वो कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं ना, उनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, गोल्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन होते हैं। हमने सारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक दिया हुआ था, लाइक रूरल फ्रॉम क्या बोलते हैं, सॉरी पीजेंट्स फ्रॉम प्रोस्पेरस फैमिली लाइक इन पंजाब, राइट। उसके बाद अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो इनका डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकता है और कैसे ये कन्फ्लिक्ट, कैसे ये विवाद उत्पन्न कर सकता है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स देखे हैं, आज हम क्या देखेंगे? नेशनल डेवलपमेंट गोल। क्या देखेंगे बाबू? नेशनल डेवलपमेंट देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम कंट्रीज को या स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, है ना, कंट्रीज को और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस किए थे, इनकम एंड अदर गोल्स, जिसको हम मिक्स ऑफ गोल्स भी बोलते हैं, है ना। तो समझ में आ गया था सबको एकदम बढ़िया से? हाथ उठा के एक बार बताओ, कॉन्फिडेंटली एकदम क्लियर था, है ना। तो इसका मतलब आज एकदम क्लियरली समझ में आएगा। डाउट था क्या? नहीं ना, चलो वेरी गुड, आज एकदम क्लियरली समझ में आएगा और आप लोगों को भी समझ में आएगा। सिर्फ ध्यान से, फोकस से, सिर्फ सुनना है, उसके बाद आराम से घर पे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। क्या है नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या आंसर देंगे? नेशनल डेवलपमेंट, है ना। कोई भी एक व्यक्ति बताए कि आप नेशनल डेवलपमेंट को क्या समझते हैं, बताइए। हाँ, मतलब क्या होता है? कंट्री का डेवलपमेंट, मतलब वो सही बात है। नेशन का मतलब ही होता है राष्ट्र, है ना। नेशनल डेवलपमेंट का हिंदी हो जाएगा राष्ट्र का विकास। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विकास, मतलब एक देश का विकास। तो देश के विकास से आप क्या समझते हैं? कौन उत्तर दे सकता है अपने से सोच के? कोई ये नहीं है, प्रेशर नहीं है। जैसे रोड्स हो जाए, कंट्री के अंदर रोड्स कंस्ट्रक्शन हो जाए, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो जाए, है ना, वो सब चीजें हो, तो हम ये कहेंगे कि देश क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। और कुछ बताइए, आप बताइए। पोजीशन किस दायरे में आप देखना चाहते हैं? कोई एक चीज, जैसे एजुकेशन। वेरी गुड, कि सर आज से 10 साल पहले जो एजुकेशन, मतलब लिटरेसी रेट जो था, अगर कंट्री की लिटरेसी रेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि सर वो डेवलप कर रहा है ना। तो आप नेशन का डेवलपमेंट लिटरेसी से देखते हैं, एजुकेशन से देखते हैं, राइट। और बताइए, और कौन बताना चाहेगा? हेल्थ फैसिलिटी, हाँ, टेक्नोलॉजीज में। वेरी गुड, देख रहे हो ये कितना बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है, सब 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 तेज, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। जितना भी आप आंसर दिए हैं, ये सारे के सारे आंसर बिल्कुल नेशनल डेवलपमेंट के लिए सही हैं। और किसी एक के लिए टेक्नोलॉजी मायने रखती है, तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट भी जो है, उसकी भी जो आइडियोलॉजीज है, उसको लेके भी जो आपके थॉट्स हैं वो डिफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। सबके लिए सेम नेशनल डेवलपमेंट के थॉट्स नहीं हो सकते हैं। किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट रोडवेज कंस्ट्रक्शन और रेलवे कंस्ट्रक्शन से हो सकता है, किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन को इंक्रीज कीजिएगा तो होगा, किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट हेल्थ फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो होगा, किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज अगर इंक्रीज होती है कंट्री के अंदर तो होगा। इट मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट किसे कहेंगे? तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं क्या कि आप ही में से आंसर हम बना रहे हैं, हम कहीं और से नहीं दे रहे हैं, कि नेशनल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट in the social welfare by the providing basic facilities like health facilities, like educations, like skill development programs in their countries, and like improvement in the technologies, like setup of many more industries, like improvement in agriculture products। क्या इन सब चीज़ों को हम नेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? वेरी गुड, तो इन सब चीज़ों को हम नेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात ये आती है, ये समझे कि नहीं समझे? पहले ये बताओ, समझ में आ गया? बड़ा सिंपल, इसमें कुछ भी टफ नहीं करना है। यहाँ बात ये आती है कि सर कंट्री में अगर हम बात करें किसी कंट्री में, तो एक कंट्री में कुछ लोगों की सोच है कि एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो जाए, कुछ लोगों की सोच है कि सर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। अभी देखो, अभी ओलंपिक का समय चल रहा है, राइट। तो अब तो मतलब एक बात बता रहे हैं, सुनिए। तो ओलंपिक के टाइम पीरियड में आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि इंडिया के
बहुत दिग्गज खिलाड़ी जो है बहुत मेहनत करके उस लेवल पर पहुंचे और देश के लिए मेडल भी लेकर आए। लेकिन जब ओलंपिक का कंपैरिजन करते हैं इंडिया के किसी दूसरे कंट्री से, तो आपको ये जानकर बड़ा ही निराशाजनक व्यवहार अंदर से आएगा, निराशाजनक फील होगा कि भाई एक कंट्री ऐसा है जिसके कंट्री में 40 से अधिक मेडल्स हैं, और हमारी एक ऐसी कंट्री जहां पर 10 मेडल भी क्या है, बहुत ही टफ जॉब हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो माइंड में स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या चलेगा कि कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब आप स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं, और उसका सोचना कहीं से भी गलत है नहीं है। ठीक है, दूसरी कंट्री की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत नंबर 1 पर आता है। उसके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है बाबू, वो अपने ह्यूमन को एज ए रिसोर्स बनाता है, वो अपने ह्यूमन को एज ए रिसोर्स बनाता है। जापान के बारे में आप पढ़ेंगे, जापान के बारे में हमने भी पढ़ा है। जब आप कभी आगे चल के पढ़ेंगे, कभी ऐसा मौका मिले, तो आपको स्टडी करके बड़ा मजा आएगा उसके बारे में कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, वो आगे है। जैसे एक बहुत अच्छा हमको क्या लगता है वहाँ, अच्छा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है वहाँ की। जैसे वहाँ पर कहीं भी गांव वगैरह या छोटे शहर भी होगा ना, तो हर मकान का कॉलोनी होता है। जैसे हमारे यहाँ भी कॉलोनी होता है ना, हमारी गलियाँ होती हैं, हमारे कॉलोनी होती है, है ना। तो जो गलियाँ होती हैं, जो कॉलोनीज होते हैं, उसके बाहर वो क्या करता है, डस्टबिन लगाए रखता है। 4 प्रकार का डस्टबिन होता है जापान के घर के बाहर। जापान के किसी भी घर के बाहर 4 प्रकार का डस्टबिन। एक डस्टबिन होता है जिसमें लिखा रहता है सूखा कचरा, मैंने वो अपने लैंग्वेज में लिखता होगा, जो भी लिखे, तो इस तरीके से बना रहेगा, उसमें आप सूखा कचरा डालेंगे। एक रहेगा जिसमें आप गीला कचरा डालेंगे। आपको कहेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ये हमारे यहाँ भी है, चलो ठीक है। तीसरा एक और बॉक्स रहेगा जिसमें आप सिर्फ जो शीशा का चीज़ होता है, जो कांच की चीज़ें होती हैं, वो आप डालेंगे। चौथा एक डिब्बा होता है जिसमें आप उसके ढक्कन डालेंगे, समझे। सब चीज़ को अलग अलग सेपरेट करके आपको डालना होता है, और आपके घर के बाहर ही कॉलोनी में ही होगा, मतलब एक कॉलोनी में 3-4 घर पे एक ऐसा बना रहेगा बॉक्स, उसमें आपको डालना है, और हर 2 दिन पे वो आता है, 1 दिन पे वो आता है, उसको क्लीन करके चला जाता है, समझे। और हमारे यहाँ क्या होता है, गाड़ी वाला आया घर से कचराने का, तो हमारे यहाँ ऐसे बसता है, और जब तक ये बजेगा नहीं तब तक आप घर से बाहर निकालेंगे भी नहीं, समझे। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखिए अलग अलग तरीके से वो अपने तरीके से। अच्छा ये भी बात बिल्कुल सही कहते हैं ना कि बहुत साफ सुथरा देश है, वो रियलिटी में बात है, ये वो सच में बहुत साफ सुथरा देश है। हमारे यहाँ गंगा जैसे जो साफ सुथरा पवित्र पानी होता है, उसमें यार बड़ा निराशाजनक है कि उसमें मतलब इतना कचरा बहता है कि आपको कहना ही नहीं है ना। सब पूरे शहर का डस्ट उसमें बहा दिया जाता है, और वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर नाले भी हमारे यहाँ के नदियों से साफ दिखते हैं। तो देखिए कितने अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। अब डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो उसका डेवलपमेंट गोल साफ सफाई हो सकता है, वही आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, किसका, जापान का। अमेरिका का देखेंगे तो उसका डेवलपमेंट गोल इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? आप भूटान देखिए, आपका पड़ोसी राष्ट्र है भूटान, नेपाल के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद भूटान, और भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैप में दिखाई देता है ना, इस तरीके से इस साइड में। तो जो आपका भूटान कंट्री है वो बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, सन्यासियों का देश है। उस कंट्री में लोग जब बाइक से चलते हैं तो हॉर्न का उपयोग नहीं करते हैं, समझे। वहां पर हॉर्न दबाना मतलब आपको फाइन भरना तय है। जैसे हमारे यहाँ विदाउट हेलमेट आप चलेंगे तो फाइन तय है ना, फिर भी आप तो चल ही लेते हैं। जी बिल्कुल होता है। नहीं वही बात है ना कि देखिए एक बात ये हो गई कि सर बाइक में हॉर्न होता है। हॉर्न का मतलब क्या है कि आप इमरजेंसी केस में आप उसको यूज करेंगे, अचानक कोई आ गया या फिर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए यूज करेंगे, वरना वहां पर एकदम ऐसा है ही नहीं। गाड़ी तो अपनी सुविधा देंगे ही देंगे, है कि नहीं, गाड़ी तो अपनी सुविधा देगी ही देगी। वही बात मतलब समझाने की बात कही जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए उसके लिए डेवलपमेंट गोल भूटान के लिए क्या है, पर्यावरण उसके लिए डेवलपमेंट गोल है ना। और वही दूसरे कंट्री का अगर हम देखेंगे, अगर इंडिया का हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारे लिए डेवलपमेंट गोल दूसरा हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स ऑफ डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू द नेशन। राष्ट्र से रिलेटेड उनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। तो जब अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं एक राष्ट्र के लिए, तो हम कैसे कंट्री को कंपेयर करते हैं कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सा कंट्री कम डेवलप है, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, समझिएगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, है ना। नेशन का मतलब लोग। देखिए एक देश कैसे बनता है, एक देश बनता है आम जनता से, हमसे और आपसे बनता है। कहते हैं ना घर कैसे बनता है, परिवार से बनता है, ना कि ईंटें और सीमेंट से बनता है। एक अच्छा घर उसमें रहने वाले फैमिली से होता है, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से एक खूबसूरत देश उसमें रहने वाले लोगों से होता है। अगर लोगों का विकास हो रहा है तो इसका मतलब किसका विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। तो किसी कंट्री में व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ग्रोथ का वो प्रोसेस होता है जिसमें उस देश में रहने वाले लोगों के
बेसिक नीड्स की क्या की जाती हो, रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाती हो और उससे देश का विकास होता हो। जैसे कि उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, एजुकेशन प्रोग्राम देना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देना, इंडस्ट्री सेटअप उस कंट्री में करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट क्लीन रखना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सब के सब चीजें क्या होती हैं, नेशनल डेवलपमेंट होती हैं। लेकिन ये सब के सब चीजें डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो हम किसी कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। तो हम लोग अलग अलग कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे, कहते हैं ना कि फलाना कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री है और ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो आइए चलिए उसको भी देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। नेशनल डेवलपमेंट में एक पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देखिए। कहता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। ये चीज हमने कल के क्लास में भी डिस्कस की थी, है ना। क्या कहता है कि ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स भी क्या होंगे बाबू, अलग अलग होंगे, और वो अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कन्फ्लिक्टिंग होंगे। जैसे कि याद आ रहा होगा कल का कि हमने क्या देखा था कि किसान के जमीन पर हमने ड्रॉ किया था ना कल, किसान के जमीन पे गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स बिछाए, है ना। जो कल के क्लास में उनको सब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जो है उनको हल्का फुल्का लग रहा होगा, तो चुपचाप सुनते चलिए। किसान के जमीन पे हमने देखा कि रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स बिछाने से दो डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि दो डिस्ट्रिक्ट के अब ट्रेड इन्फ्लुएंस होंगे, देश में रेवेन्यू जनरेट होगा और अच्छे से देश का विकास होगा। लेकिन जरा सोचिए कि उस किसान के लिए वो क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं है ना। लेकिन फिर भी किया गया, क्यों? क्योंकि 100 किसान को उससे नुकसान होगा, लेकिन उससे फायदे कितने को मिलेंगे, हजारों को मिलेंगे, लाखों को मिलेंगे। तो उन लाखों के विकास के लिए क्या किया गया, 100 का नुकसान सहना बेहतर हो गया। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। चलिए देखते हैं हाउ टू कंपेयर कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले बात कहता है कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। अगर आप किसी से डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है सबके लिए अलग अलग होगा। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। तो हम कैसे तय करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। जैसे अमेरिका और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे और अमेरिका के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे। तो हम कैसे कंपेयर कर देते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया से डेवलप है। कुछ समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो ये एक लड़की है, वो भी एक लड़की है, इसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि ये एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, और उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि वो भी मीराबाई चानू की तरह एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सके। ठीक है, वो एक अच्छी स्पोर्ट्समैन बन के कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और ये एक अच्छी एजुकेशन लेके देश के लिए साइंटिस्ट बन जाती है। तो हम कैसे तय करें कि दोनों में से कौन डेवलप है? आ गया कि नहीं बात? दोनों तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम कंपैरिजन किस आधार पर करेंगे? दोनों तो अपने फील्ड में क्या है। जब कंपैरिजन किसी एक बात पे की जाती है तो संभव है। जैसे मान लीजिए कि कंपैरिजन किया जाए कि 2 मैथ्स के स्टूडेंट में कौन ज्यादा तेज है, तो चुपचाप मैथ्स का टेस्ट ले लीजिए, जिसका ज्यादा नंबर आया वो तेज है। लेकिन 2 स्टूडेंट में कौन तेज है ये कैसे तय कीजिएगा? क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ स्टडी से स्टूडेंट थोड़ी कहलाता है, उसके आसपास में और भी तो एस्पेक्ट्स चलते रहते हैं। लाइक वो अपने क्लास के प्रोजेक्ट में कैसा है, वो अपने क्लास में बिहेवियर में कैसा है, लाइक वो अपने क्लास में क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन में कैसा है कि नहीं, उसका एटीट्यूड टीचर्स के टुवर्ड्स कैसा है। जैसे हम ऐसे कई बच्चों को देखें जो पढ़ने में बड़ी तेज होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका उनको नहीं पता रहता है। तो आप ये मत समझिए कि वो बहुत तेज हो गया, नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, सच्ची बता रहे हैं। द बिहेवियर इज द की एलिमेंट ऑफ योर नॉलेज। याद रखिएगा, ये हम आज अभी तुरंत बनाए हैं, अच्छा लगा, कहीं इसको छुपाना पड़ेगा, समझे। द बिहेवियर इज द की एलिमेंट ऑफ योर नॉलेज। आपका बिहेवियर आपके नॉलेज को बताता है, क्योंकि वो कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वाह क्या क्या बात आ रहा है, समझिए। तो क्या कहता है कि देखिए क्या पॉइंट कहता है, कह रहा है कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। कोई एक टर्म हो तब तो कंपैरिजन करें, किसी कंट्री में कोई एक बात हो तब तो कंपैरिजन करें। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो देखिए आपको बताएंगे, आप खुद उसको समझिएगा। कहता है कि बिफोर कम टू दिस पॉइंट, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब कोई different things, जब कोई दूसरी चीजें हम कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटी भी होती है और कुछ डिसिमिलरिटी भी होती है, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। ठीक है, कहता है कि जैसे आप अपने क्लास में देखिए, स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए आप क्लास में देखेंगे, इस पूरे क्लास में देखिए, कुछ बच्चों की हाइट्स अलग हैं। जैसे उस बच्चे का हाइट देखो कितना एकदम अलग है ना। कुछ बच्चों का हेल्थ अलग है, देखो इसका हेल्थ एकदम अलग है कि नहीं। कुछ बच्चों का टैलेंट भी अलग है, इसका देखो टैलेंट कितना बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास,
ठीक है। तो हर बच्चों का अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग सब में देखने को मिलता है। किसी की हाइट अलग है, किसी का हेल्थ अलग है, किसी का टैलेंट अलग है ना, किसी का इंटरेस्ट अलग है, कोई दूसरे दूसरे चीजों में इंटरेस्टेड है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट स्टूडेंट। अब जो सबसे ज्यादा हेल्दी होगा, जो स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज हो। अब जो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज होगा जरूरी नहीं कि वो बहुत फ्रेंडली हो। आ रही बात समझ में? तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सा, क्लास में कभी कभी कंपैरिजन होता है ना कि कौन फर्स्ट आया, क्लास में कौन सेकंड आया। आप नोटिस कीजिएगा कि एक ही क्लास में दो बच्चे का सेम परसेंटेज है, लेकिन रैंक 1 और 2 हो जाता है। कभी नोटिस किए हैं? आप देखिएगा जिस क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है ना, वहाँ तो ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि 95% सर उसका भी था, 95% सर मेरा भी था, लेकिन वो फर्स्ट रैंक पर और हम सेकंड रैंक पर हैं। ऐसा क्यों? डीएवी में तो और ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए कैसे होता है। आप देखिएगा, जब आप रिजल्ट आपका तैयार होता है तो उसमें मार्क्स तो रहते हैं, एग्जाम तो आपका लिया ही गया है, लेकिन पूरे साल आपका प्रेजेंटेशन कितना है वो भी लिखा रहता है। पूरे साल आप प्रोजेक्ट में क्या लाए हैं, ABCD ग्रेड, वो भी लिखा रहता है। पूरे साल आपका बिहेवियर कैसा रहा है, गुड, एक्सीलेंट, वेरी पुअर, पुअर, है ना, एकदम डकैत थे, क्या थे, वो सब उसमें लिखा रहता है, वो भी उसमें कंपेरिजन रहता है। मतलब कि आप पूरे साल क्या किए हैं, इस सब का बही खाता आपके क्लास टीचर उस रिजल्ट पर क्या करते हैं, चिपका देते हैं, और आप देखते हैं सीधे क्या, परसेंटेज। बात समझ में आई? तो परसेंटेज के आधार पर, मतलब एग्जाम तो आपका हुआ था रिटन, तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जाम तो आपका हुआ ही था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका थ्रू विच वी कैन नो द लड़का इज कैसा और कैसा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसके माध्यम से हम पकड़ पाते हैं कि लड़का किस क्वालिटी का है। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं वो भी एक कंपैरिजन करने का तरीका होता है। तो मतलब ये हुआ, इस पूरे लेक्चर का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाइक नंबर्स, हम इनकम को देखते हैं। किसको देखते हैं? इनकम को। लेकिन सिर्फ इनकम से हम किसी कंट्री को डेवलप्ड नहीं बताते, उसके अलावा बहुत सारे भी चीजें होती हैं जिस पे हम तय करते हैं कि कंट्री और जो स्टेट्स हैं वो डेवलप है कि नहीं। आगे हम समझेंगे और एग्जांपल में। इतना तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए क्या कहता है, कहता है कि इनकम जो है, ठीक है समझिए, इनकम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी कंट्री का क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। क्यों? सवाल आता है ना क्यों। जैसे कि बच्चे का नंबर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है कंपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल आपको एक कॉमन चीज प्रोवाइड की, जो सिमिलरिटी है आप में, वो क्या है, एजुकेशन। और आपको जब कॉमन चीजें प्रोवाइड की, कॉमन टाइम दिया गया और कॉमन एग्जाम भी लिया गया, तो उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपको कंपेयर करने के लिए कि विच वन इज द फर्स्ट एंड विच वन इज द सेकंड, राइट। उसी प्रकार से पूरी कंट्री में जो भी काम होता है वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। लाइक आप एग्रीकल्चर कीजिए, लाइक आप पॉल्यूशन फ्री स्टेट रखिए, लाइक आप इंडस्ट्रीज लगाइए, आप रेलवेज लगाइए, स्पोर्ट्स लगाइए, एजुकेशन लगाइए, जो भी चीज कीजिए, वो सब के सब एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है। वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है? इनकम। मतलब कि अगर आपके पास इनकम है, अगर आपकी कंट्री के पास अच्छी इनकम है, तो क्या आप अपने कंट्री में अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अगर आपके पास अच्छी इनकम है तो आप अपनी कंट्री में अच्छी एजुकेशन कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अच्छी हेल्थ फैसिलिटी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? मतलब जो एस्पेक्ट्स आपको चाहिए, जो एस्पिरेशंस आपने रखा है, जो डिजायर आपने रखा है, वो सारे के सारे डिजायर किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? इनकम के इर्द गिर्द घूमते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे इस बात को? तो इसलिए इनकम क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका हो गया। जैसे कि मुझे एक पॉल्यूशन फ्री स्टेट चाहिए, राइट, एक साफ सुथरा स्टेट चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत गरीबी स्थिति है, तो मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं तो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या मैं कचरे को रिसाइकल करवा सकता हूँ क्या? क्या एक पॉल्यूशन फ्री स्टेट बना सकता हूँ क्या? नहीं। अच्छा ये भी नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो हम पॉल्यूशन फ्री स्टेट भी बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन ये मायने रखता है कि नहीं? बहुत हद तक, बहुत हद तक मायने रखता है। ठीक है, समझिएगा आगे ध्यान से क्या कहता है। कहता है कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करते हैं, जैसे आप किसी दो व्यक्ति का कंपैरिजन कीजिए, दो फैमिली का कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है, फैमिली ए कर लीजिए और फैमिली बी कर लीजिए, ठीक है, फैमिली ए और बी, दो परिवार है आपके पड़ोस में, आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए कौन ज्यादा डेवलप है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए कि पैसा किसके पास ज्यादा है, पहला चीज देखिए कि नहीं देखिएगा। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगा, इनकम। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि भाई इस दोनों में कौन सी फैमिली जो है जो ज्यादा प्रोस्पोरस है, रिच में और प्रोस्पेरिटी में अंतर होता है। आपके पास पैसे ज्यादा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप समृद्ध हैं, ठीक है, हो सकता है आपके घर में उस पैसे का मिसयूज किया जाता हो, जाहिर सी बात है।
आप दोनों में देखें कौन सा फैमिली जो है ज़्यादा प्रोस्परस है, मतलब कहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते। ये भी एक तरीका है कि नहीं डेवलपमेंट का। एक घर में खूब पैसा है, अब मार धाड़ डेली चल रहा है, यूँ सब हो रहा है, तो आप जरा सोचिए कि उसका डेवलपमेंट कहीं आपको यार बिना पैसे के ठीक है हम लोग, है कि नहीं है। वैसा चीज़ है, बड़ा सुख का चैन आता है, नींद आता है। तो फैमिली ए और फैमिली बी में आप कंपेरिजन करें तो देख रहे हैं कि फैमिली ए के पास इनकम ज़्यादा है, फैमिली बी में डोमेस्टिक वायलेंस का रेट क्या है, बहुत कम है। दूसरा आप क्या देखिएगा, फैमिली ए में पैसा तो ज़्यादा है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब कहने का मतलब इस फैमिली में जो लोग रहने वाले हैं उसमें हेल्थ क्राइसिस क्या है, ज़्यादा है, मतलब बीमार लोग ज़्यादा रहते हैं। फैमिली बी में पैसा भले कम है लेकिन बीमार लोग नहीं रहते हैं। अब देखते हैं कि भाई इस आधार पर तो देख रहे हैं कि फैमिली बी डेवलपमेंट है। फिर देखते हैं कि एजुकेशन किसके पास ज़्यादा है, फैमिली ए के पास एजुकेशन ज़्यादा है, इसके पास इलिटरेसी ज़्यादा है, तो इस कंपेरिजन में ये क्या हो गया, ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ऐसे हम ओवरऑल बहुत सारे चीज़ों से किसी भी कंट्री को क्या करते हैं, स्टेट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। समझ रहे हो बढ़िया से। चलिए आगे सुनिए, कहता है कि इट इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट्स। क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी किसी कंट्री को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है, हमारा इनकम आ जाता है कि हमारा इनकम क्या है। जिस कंट्री का जो इनकम होगा वही उस कंट्री को बताते हैं कि वो डेवलपमेंट है। लेकिन ये कुछ हद के बाद फेल कर जाता है। कैसे फेल कर जाता है, आगे देखते हैं। देखिए, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो कंट्री ए का इनकम और कंट्री बी का इनकम कैसे निकालते हैं, तो उस कंट्री में रहने वाले लोगों की टोटल इनकम को हम क्या बोलते हैं, कंट्री का इनकम। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाथ उठाओ। तो ऐसे समझो, देखो एक घर ए है और घर बी है, तो घर ए और घर बी के पास कितना पैसा है कैसे तय करेंगे, तो घर ए में जितने फैमिली मेंबर हैं उनके टोटल इनकम को आप ऐड कर दीजिए तो वो उस घर का इनकम हो गया। वैसे ही एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, इस दोनों कंट्री के टोटल इनकम को ऐड कर दीजिए तो इन दोनों कंट्री का नेशनल इनकम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कंट्री ए में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं बाबू, 10 लोग रहते हैं। और कंट्री बी में मान लीजिए कि 20 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं। 10 लोग कंट्री ए में रहते हैं और इनका टोटल इनकम आ रहा है 1200 रुपया। कितना आ रहा है, 1200 रुपया, एग्जाम्पल के लिए चल रहे हैं, ठीक है। कंट्री बी में 20 लोग रहते हैं और इसका टोटल इनकम कितना आ रहा है, 2000 रुपया। कितना आ रहा है, 2000 रुपया। तो अब हम देखेंगे टोटल इनकम किसका ज्यादा है, तो कंट्री ए से कंट्री बी का टोटल इनकम क्या है, ज्यादा है। तो टोटल इनकम के आधार पर जो ये इनकम निकल कर आया, मतलब द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या आया, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब पूरे कंट्री का जो इनकम होता है, मतलब पूरे कंट्री में रहने वाले लोगों का जो टोटल इनकम होता है, अगर हम उसको सम अप कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और नेशनल इनकम से धीरज सर बोल रहे हैं कंपेयर करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 20 लोग रहते हैं और कितना कमा रहे हैं, 2000। यहाँ पर 10 लोग रहते हैं और कितना कमा रहे हैं, 1200 रुपया। तो इस आधार पर देखिए तो नेशनल इनकम किसका ज्यादा है, बी का। नेशनल इनकम किसका ज्यादा है, बी का। ध्यान समझिए, किस कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा है, बी का। तो इस हिसाब से तो बी का डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन यहां पर ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अब देखिए कैसे फेल करेगा, तो जब भी हम किसी दो कंट्री का कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो हम उसके नेशनल इनकम पे कंपेयर नहीं करेंगे। हम किस चीज पर इनकम कंपेयर करेंगे, पर कैपिटा इनकम पे। किस चीज पर, पर कैपिटा इनकम पे। नेशनल इनकम यहां पर क्या कर गया बाबू, फेल कर गया। तो हमें अब चाहिए क्या, पर कैपिटा इनकम। क्या चाहिए, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, पर कैपिटा इनकम का हिंदी होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कमाई गई रकम को हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। मतलब उस कंट्री में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कितना होगा, उसी से हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा कंट्री क्या है, डेवलप है। क्योंकि दोनों कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, अलग है। देख रहे हो, यहाँ 20 लोग मिलकर 2000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पर 10 लोग मिलकर कितना कमा रहा है, 1200 रुपया। तो टोटल इनकम के आधार पर तो कंट्री बी डेवलप है, लेकिन जब हम रियलिटी पर आते हैं तो कंट्री ए क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। कैसे डेवलप हो जाएगा, समझिएगा। देखिए, पर कैपिटा इनकम निकालने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन। यहाँ टोटल टीपी का मतलब टोटल पॉपुलेशन समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बात समझिएगा, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन बटा में टोटल पॉपुलेशन।
किसी भी कंट्री का टोटल इनकम उसके कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हमेशा इसको ऊपर रखिए। कभी कभी कॉपी चेक करते समय मैंने ऐसा पाया है कि बच्चा कंफ्यूजन में टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड करता है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। किसी भी कंट्री का टोटल इनकम उसके टोटल पॉपुलेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो आपके घर का कितना भी इनकम होगा तो 5 रुपए से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? 5 रुपए से ज्यादा होगा ना बाबू? ऐसा नहीं ना है कि सर 4 रुपया है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम अगर आपका होगा तो 5 रुपया होगा। गुड मॉर्निंग बाबू, सो गया, सुनो सो जा रहा है घर में यार। कम से कम 1 घंटा दोपहर में सो लिया करो कब पढ़ते समय। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कहता है, किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए पर कैपिटा इनकम हम इन 2 कंट्री के निकालते हैं। कंट्री ए का टोटल पॉपुलेशन कितना है बाबू? 10, कंट्री ए का, और टोटल इनकम कितना है? 1200, है ना? तो इसको कटा दिए, कितना आ गया? 120 रुपए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कितना रुपए कमाता है? 120 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कंट्री बी में। इसका टोटल पॉपुलेशन कितना है? 20, और इसका टोटल इनकम कितना है? 2000। ठीक है, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है? कितना कमा रहा है? इसका मतलब इसका जो टोटल इनकम है ये ज्यादा तो है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? यानी कि इसमें जो 2000 रुपया जो आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं और वो जो पैसा कमा रहे हैं उसका सम अब ज्यादा निकल जा रहा है, इसलिए इसके कंपैरिजन में उसका क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। समझ गए? तो इस आधार पर कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है इनकम के अंदर? बताइए। कंट्री ए ज्यादा डेवलप है। समझ गया ना? कंट्री ए क्या है आपकी? ज्यादा डेवलप है। अब यहां सवाल आता है कि सर कंट्री जब ज्यादा ए डेवलप है तो बाकी के क्राइटेरिया से भी कंपैरिजन करेंगे तो ए डेवलप होगा तब ना इसको डेवलप कंट्री करेंगे। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, अगर इसके पास ज्यादा रुपया है सीधा सीधा, तो ये आपसे ज्यादा चीजें अफोर्ड करेगा कि कम चीजें अफोर्ड करेगा? ज्यादा। यानी कि इसके पास टैक्स पे करने की क्षमता ज्यादा होगी अपनी कंट्री में। तो कंट्री के पास ज्यादा टैक्सेस आएंगी तो वो कंट्री में ज्यादा रेलवे कंस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा एजुकेशन में व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, हेल्थ का व्यवस्था अच्छी होगी। ये आपसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ, ज्यादा स्टेटस सिंबल इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये ऑब्वियसली आपके बाकी के भी चीजों पर क्या हो जा रहा है? खड़ा उतर जा रहा है। इसलिए इनकम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री का क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। समझ में आता? हाथ उठा के बोलिए सर। पूरा क्लियर एकदम बढ़िया से? चलिए अब देखिए आगे समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो किसी भी कंट्री का कंपैरिजन करने के लिए जो टोटल इनकम मतलब नेशनल इनकम जो होता है वो एक यूजफुल तरीका नहीं है। इसलिए हम किसी भी कंट्री का बढ़िया माने तरीके से निकालने के लिए कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप है उसके लिए हम क्या निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम को दूसरे शब्दों में हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एवरेज इनकम, औसतम इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? पर कैपिटा इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, सुनते जाइए खाली बढ़िया से, कि सर अगर एवरेज इनकम का डेफिनेशन आएगा तो क्या बोलेंगे? तो वही बात जो आप पीसीआई के लिए बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम के लिए, है ना। एवरेज इनकम क्या होता है? एक कंट्री का एवरेज इनकम होता है जो कि नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं जब टोटल पॉपुलेशन से, तो जो हमारा आंकड़ा निकल कर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज, एक औसतन इनकम। क्या ये एग्जैक्टली यही इनकम होता है हर कंट्री का? अब इसका भी एक लूप होल है, मतलब ड्रॉबैक है। क्या है देखिएगा, जैसे कि सर ये तो हमने कंपेयर कर लिया कि इस व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है, माने कंट्री ए की जो पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री बी से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर एक कमी क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम? तो सीधा सा आंसर है कि इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया ना कि 10 व्यक्ति जो है वो कम से कम कितना कमाता होगा? 120 रुपया। ये तय थोड़ी है कि सबको एकदम 120 रुपये कमाता होगा। इस 10 लोग में से 2 लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं कमाते होंगे कि नहीं होंगे? इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 120 रुपया से ज्यादा कमाते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 1, 2, 4 रुपया भी कमाते होंगे। तो क्या ये एग्जैक्टली निकल कर आ रहा है कि किस प्रत्येक व्यक्ति का एक्चुअली में क्या इनकम है? तो यही इसका क्या है? ड्रॉबैक है। आया समझ में कि एवरेज इनकम ये नहीं बताता कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम निकाल के दी गई है वो रियलिटी में है। जैसे भारत की जो हम एवरेज इनकम निकालेंगे, क्या वो एवरेज इनकम तो हम सभी पर ना लागू होगा?
मतलब मेरे पर भी वही इनकम लागू होगा और तुम बेरोजगारों पर भी वही इनकम लागू होगा कि नहीं होगा? बताओ कितना कमाते हो? एक भी नहीं। पॉपुलेशन में काउंट होते हो कि नहीं होते हो? कमाते हो? नहीं ना। सुनो, सोच के देखो कि आप सभी के सभी जो पॉपुलेशन यहाँ बैठी है, सारे स्टूडेंट्स, बेरोजगार कहने का मतलब इन सेंस आप गलत मत ले लीजिएगा, हंसने के लिए बोल रहे थे, ठीक है प्यारे बंधुओं। कल को आज के समय में आप स्टॉक रिसोर्सेज हैं, कल आप काम आएंगे देश के लिए। चलिए आइए बताते हैं। लेकिन फिलहाल में क्या है, अभी आप कोई भी पैसा कमाते हैं कंट्री में? कुछ भी नहीं कमाते, सिर्फ पढ़ते हैं, राइट। पॉपुलेशन में आपकी काउंट होती है कि नहीं होती है? जनगणना जब होता है तब पूछा जाता है कि हाँ भैया आपके कितने बच्चे हैं, तो 4, 5, 8, 10, मतलब जिसका जितना कैपेसिटी उतने के हिसाब से वो अपना बताया, है ना, मतलब जिसके पास जितना लोग उतना वो बता दिया, ठीक है। तो अब उसके जनगणना में उसके माता पिता के साथ उसके बच्चा भी काउंट हो जाता है। तो जो आपकी 130 करोड़ आबादी है, वो 130 करोड़ आबादी कमाने वाली की है, नहीं कमाने वाले भी उसी में ना है बाबू। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स हैं ये भी पॉपुलेशन में आ गए। तो जो एवरेज इनकम भारत का निकलेगा, जो हम आगे देखेंगे, वो एवरेज इनकम आप पर भी लागू होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि भारत के लोगों का एवरेज इनकम 10,000 रुपये निकलता है। तो 10,000 रुपये तो इस हिसाब से आप भी कमाते होंगे, जब कमाते कुछ भी नहीं है, पहला चीज। दूसरे व्यक्ति को देखिए जो 10,000 से ज़्यादा कमाता होगा, जैसे कि अंबानी साहब। अब अंबानी जैसी जितने भी इंडस्ट्रीज लोग हैं, उनका पर कैपिटा इनकम उनका भी तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो क्या ये एग्जैक्टली सही बता पा रहा है कि कौन कितना कमाता है? नहीं बता पा रहा है। आई बात समझ में? तो बोलिए यस सर। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? चलिए, कहता है कि अब देखिए जो हमारी कंट्री, जो हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर किया था? जो आप डाटा पढ़ते हो किसी भी कंट्री का कि भाई कौन सा कंट्री कितना डेवलप है, ये जो आप डाटा पढ़ते हो ये कैसे पढ़ते हो? तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू। किसके थ्रू? वर्ल्ड बैंक एक डाटा रिलीज करता है, जो कि रिलीज करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या रिलीज करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके थ्रू वो बताता है कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप है। वो कैसे बताता है उसको समझते हैं। आ रही बात यहां तक समझ में? बताइए पहले। ओके चलिए आइए बात करते हैं। देखिए इसको मिटा दें। चलिए यहां तक समझ गए ना बढ़िया से? एक बार बुक पढ़िएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनते जाइए लेक्चर को, पूरा पढ़िएगा। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, एक डेटा निकालता है, जिसके तहत वो कंपेयर करता है कंट्रीज को कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, ठीक है। चाहे वो कंट्री का डेवलपमेंट गोल्स कुछ भी हो, लेकिन हम इस जरिए से एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी अंडर डेवलप है। वो किसके थ्रू निकालते हैं? वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है जिसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सुनिए, जैसे कि 2017 का आपके लेटेस्ट बुक में दिया हुआ है ना, ये ना है 2017। 2016 में देखिएगा तो ये आंकड़ा चेंज था, ठीक है। 2017 के थ्रू देखते हैं, 2017 का रिपोर्ट देखते हैं। कहता है कि किसी भी कंट्री का कंपैरिजन जब हम करते हैं, याद रखिएगा जब क्वेश्चन आएगा कि हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, तो दिमाग में क्या रखेंगे? पर कैपिटा इनकम। क्या रखेंगे? पर कैपिटा इनकम। थ्रू पर कैपिटा इनकम वी कैन आइडेंटिफाई द कंट्री इज डेवलप और अंडर डेवलप, ठीक है। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वो कंट्री क्या होगी? ज्यादा डेवलप होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पैसे होगा वो ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकता है, उसकी क्रय क्षमता मतलब परचेसिंग पावर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा परचेसिंग पावर होगा तो वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा, वो डेवलप होगा, उसका इंडस्ट्रीज होंगे, रोड्स होंगे ना, ऑल दैट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम हम करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत भी हम क्या करते हैं? कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,056 कितना है? 12,056 यूएस डॉलर है, ठीक है। 12,056 क्या है? यूएस डॉलर है, ठीक है, ठीक है। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा होगा या इतना होगा, वह कंट्री क्या कहलाएगी? डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, ठीक है। हम कंपेयर करके देखेंगे, अभी समझाते हैं। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम डॉलर में 12,056 से ज्यादा होगा, उस कंट्री को हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो डेवलप कंट्री है, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर, ठीक है, 955 यूएस डॉलर से क्या हो? बिलो हो, इतना या इससे नीचे हो, उसको क्या बोलेंगे?
अंडर डेवलप, क्या बोलेंगे? अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम इन दोनों के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री। क्या बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में, ठीक है, और आपके सामने हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली में कह क्या रहा है, क्योंकि भाई डॉलर तो हमारे पास आता नहीं है ना। तो जरा देखिएगा, आपको देख के बड़ा मजा आएगा। मोटा मोटी सुनिए, देखिए मोटा मोटी सुनिए, 12,056 यूएस डॉलर मतलब $1 में कितना रुपया होता है इंडिया में बताइए? भाई 65 रुपये कब का था? एक मान के चलते हैं 70 रुपीज एवरेज। क्या मान के चलते हैं? 70 रुपीज एवरेज। अभी तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, 70 रुपीज मतलब $1 में, मतलब अमेरिका का कोई व्यक्ति अपना $1 लेकर इंडिया आए तो वो यहाँ से 70 रुपए की चीजें क्या कर सकता है? परचेस कर सकता है। और आप अपने यहाँ का 70 रुपए लेकर वहां जाए तो वहां पर $1 का चीज क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, ठीक है। यहां सवाल ये आता है कि सर वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएस डॉलर को ही क्यों यूज कर रहा है? बड़ा बात, क्योंकि हर कंट्री का तो अलग अलग करेंसी है ना। इससे ज्यादा वैल्यू तो पौंड का है, उससे ज्यादा वैल्यू और दूसरे कंट्री का है, ये सऊदी अरेबिया का है। तो इन सब कंट्री के जो जैसे दिरहम हो गया, उन सब से क्यों नहीं कंपेयर करता है? यूएस डॉलर से क्यों करता है? तो पूरी दुनिया में जो ट्रेड कनेक्टिविटी होती है या जो ट्रेड एक्सचेंज होता है वो किस चीज में होता है? यूएस डॉलर में, ठीक है, यूएस डॉलर में, क्योंकि ये एक ऐसा डॉलर है जो ना बहुत ज्यादा वैल्यू में है और ना बहुत ज्यादा कम है। समझ रहे बात को? तो ये एक बहुत ही क्या है? एक कंफर्टेबल है। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? ये बोले बताओ, समझ में आ गया? ट्रेड का मतलब यार व्यवसाय करना। हम अपना सामान तुम्हें बेचने के लिए गए, तुम मेरा सामान खरीदे, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी हो गया, वही बात है जो पढ़ रहे हो। चलिए, तो ये समझ गए कि यूएस डॉलर क्यों करता है, पहला चीज समझ गए। दूसरा बात, 12,056 तय किया गया है। अब 12,056 भी कुछ सोच के तय किया होगा, है ना। तो ये क्यों किया? पहले तो इसको हम पहले मनी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो 70 रुपया जो है वो $1 में डॉलर का है। ये एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहना कल की सर 79 रुपया आया था, 72, एक मोटा मोटी आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 70 रुपए के हिसाब से 12,056 गुने 70 करते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति एक साल में 8,43,920, एक व्यक्ति एक साल में 8,43,920 रुपया अगर कमाता है, ये पर कैपिटा इनकम है ना, माने एवरेज इनकम, कि मोटा मोटी एक इनकम जो यूएस कंट्री की है, यूएस डॉलर की, डॉलर वाली कंट्री लाइक अमेरिका का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। कितना बता रहा बाबू? 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,43,920 रुपया। मतलब जिस कंट्री का एक साल का इनकम, माने पर कैपिटा इनकम, नॉट कंट्री का इनकम, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम, जैसा कि ये निकल कर आया नीचे, समझ रही हो ना, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 8,43,920 से ज्यादा होगा, वो कंट्री क्या होगी? डेवलप कंट्री होगी। अगर हम इसको इंडिया में एक बार इमेजिन करके देखते हैं, ठीक है, कि भारत में एक साल का इनकम 8,43,000 होना चाहिए एवरेज। सुन के मजा आ रहा है, समझ रहे हो बात को? 8 लाख का मतलब महीने का कितना हो गया? स्वाद आ गया स्वाद आ गया। मतलब कि मोटा मोटी आप महीने में कम से कम कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? 70,000 रुपए कमाएंगे। कितना? 70,000 एक एवरेज इनकम निकला है। और एवरेज इनकम जनरली कम इनकम होता है उनके लिए जो थोड़ा बहुत कमाते हैं। बात समझ में आ रही हो? उसके लिए थोड़ा बहुत कम इनकम होता है, समझे? जैसे हमारे कंट्री का एक एवरेज इनकम हमको लगता है कि 10,000 निकल कर आएगा। अब देखिएगा तो 10,000 इनकम क्या है? एक बहुत कम इनकम है। अब 10,000 में आपका हो ही क्या जाता है? सोचिए, अगर रूम का किराया भरिएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपये खाने का, उसके बाद फिर पॉकेट में रुमालों खरीदने का पैसा नहीं है, ये वो स्थिति है ना। गाड़ी का पेट्रोल वगैरह तो भूल ही जाओ। तो चलिए, तो जरा सोचिए कि एक साल का इनकम कितना निकल कर आ रहा है? 8,43,920, ठीक है, यूएस डॉलर निकल गया। अब देखते हैं, कंपेरिजन करके चलते हैं 955 का, कि जिसका 955 से कम हो। तो 955 गुने 70 तो आपका आता है 66,620, 66,850 है, सॉरी 66,850। मतलब जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम एक साल का, पर कैपिटा इनकम पर एनम निकालते, पर एनम मतलब एक साल का, 66,850 यानी यूएस डॉलर में 955 से क्या हो? कम हो। इतना या इससे कम हो तो उस कंट्री को क्या बोलेंगे? कि वो क्या है? अंडर डेवलप कंट्री है, वो विकास नहीं कर रही है, वो अभी उसको बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि लेबनान की अभी वो स्थिति बनी हुई है। लेबनान कंट्री का नाम सुने होंगे, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था अभी हाल में, याद है ना? बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ था लेबनान कंट्री। चलो ठीक है, सुने होंगे।
चलिए, तो देख रहे हो कि इससे कम हो तो वो कंट्री क्या हो गया, मैंने 1 साल का इनकम, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें 12 से, मैंने महीना का कितना हो गया, 5,570 रुपये 83 पैसा 5,500, मतलब कि जिस कंट्री का एवरेज इनकम एक मंथ का 5,000 कुछ रुपया हो, तो समझ लीजिए कि वो कंट्री क्या है, उससे अंडर डेवलप की कैटेगरी में है। बात यहाँ पर आता है, क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि सर भारत का बताइए ना थोड़ा सा जल्दी कि इंडिया का क्या है। हम लोग सर इंडिया में है ना, इंडिया का क्या एक आंकड़ा दिया है उसको देखते हैं। भारत का पर कैपिटा इनकम जो है वो 1820 पर एनम है। कितना है, 1820। चलो इज्जत बच गया थोड़ा सा, है ना। यूएस डॉलर में कितना है बाबू, 1820। मतलब जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा 1820 गुने 70, तो क्या निकल कर रहा है, 1,27,400। क्या आ रहा है, 1,27,400 रुपया। ठीक है, अब 1,27,400 यानी डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, मतलब 10,616 रुपया पर साल, पर महीना। समझ में आ गया बात। हमारे देश में, इंडिया का है ये, किसका है, इंडिया का है। हमारे देश में यूएस डॉलर के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितना है, 1820, यानी कि उसको रुपया में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1,27,400, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है उससे हम 9 लाख रुपया, सॉरी 7 लाख रुपया क्या करते हैं, कम कमाते हैं। 7 लाख रुपया क्या करते हैं, 7 लाख रुपया कम कमाते हैं डेवलप्ड कंट्री से। आई बात समझ में। तो हमारे यहाँ मंथली कितना हो गया पर व्यक्ति का इनकम, लगभग 10,000 रुपये। कितना हो गया, 10,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये किस कैटेगरी में आएगी, तो देखिए बाबू 955 से अब थोड़ा सा ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये तो ये है, मतलब 3,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, ना सीधे कितने पे, 2,000 से नीचे ही हैं। समझ गए। तो आप डेवलपिंग के कैटेगरी में एकदम नीचे हैं। जैसे डेवलपिंग का जो सीढ़ी है उस पहले सीढ़ी पे चढ़ के खड़े हैं हम और आप। आई बात समझ में। एक कंपैरिजन कर, चाइना का नहीं दिया हुआ है, निकाल के देख लेना। एक कंपैरिजन करके बताते हैं, एक ध्यान से देखिए। इंडिया में जिसके पास कार होती है, मानते हैं कि वो फैमिली रिच फैमिली है। क्या है, रिच फैमिली। मतलब कि इंडिया में कार रखना एक लग्जूरियस आइटम है। नो डाउट ये सत्य है, झूठ नहीं है। अगर आपके घर में कार है तो आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, मतलब एक लग्जूरियस आइटम आप यूज कर रहे हैं। कार हमारे लिए क्या है, एक लग्जूरियस चीज है ना। बहुत ऐसे देश हैं जिसके लिए जूता भी लग्जूरियस आइटम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत गरीब हो। आगे बस समझे, ऐसी बहुत सारी फैमिली होगा ना, ऐसी हमारे देश में ऐसे बहुत ऐसी फैमिली होगी, गरीब फैमिली, जिनके पास बाइक भी उसके लिए क्या होगा, एक लग्जूरियस आइटम होगा। तो पूरे भारत के लिए जो कार होता है वो एक लग्जूरियस आइटम होता है कि अच्छा कार रखे हैं, बहुत बढ़िया। समझ गए बात। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है। क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। अब दोनों में अंतर करके देख लीजिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं, और अगर आपके पास कार है तो ये भी नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। क्लियर हो गया। अमेरिका में अगर आपके पास कार नहीं है तो आप निश्चित है कि निहायत गरीब हैं। समझ गए। और अगर आपके पास कार है तो मतलब आप एक कार रखे हो, और क्या रखे हो, मान मिडिल क्लास का, लोअर क्लास में हो अभी भी, ठीक है। कार नहीं है तो महा लोअर क्लास में है। ये अमेरिका कंपैरिजन है। अंतर आई बात समझ में। और भी चीज़ है, देखिए हमारे यहाँ जो हम लोग का जो भीख मांगने का स्टाइल है, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, वो क्या है, पीतल, क्या बोलते हैं, अल्युमिनियम का कटोरा, वहाँ पर गिटार। तो स्टैंडर्ड भी तो देखो, अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सब किसके बेसिस पे हो रहा है बाबू, एवरेज इनकम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, अगर आपकी एवरेज इनकम बहुत हाई हो तो नो डाउट आप भी कल गिटार पे ही मांगिएगा, नहीं ना, नहीं। चलिए, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द मेन पॉइंट इज द डेवलपिंग क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम से समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना एकदम बढ़िया से। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी जो होता है, क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को कैसे कंपेयर करती है और उसका ड्रॉबैक क्या है। तो सीधा सा लिखिएगा, बता देते हैं अभी, ये आंसर सुन लीजिए, पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को कैसे कंपेयर करती है और उसका ड्रॉबैक क्या है, पूछेगा ना। तो बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, जिसके तहत वो ये तय करती है कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप है और कितना डेवलप नहीं है। अगर कोई कंट्री 12,056 अकॉर्डिंग टू 2017 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। आपके बुक में अगर दूसरा आंकड़ा दिया है, 2016 में ये आंकड़ा दूसरा था, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल चेंज हुआ होगा। 2 साल 3 साल पे हर साल निकलते रहता है इसका, ठीक है। तो आंकड़ा थोड़ा बहुत चेंज भी है, और अब चेंज भी लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। समझ गए क्या, एक सीढ़ी ऊपर है हम लोग, गरीबी के एक सीढ़ी ऊपर है बस, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि
आंसर कैसे लिखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, जिसके तहत वो ये तय करती है कौन सी कंट्री डेवलप्ड और कौन सी अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि अगर कोई कंट्री यूएस डॉलर में $12,056 कमाती है एक साल का, कितना, एक साल का, वो भी क्या है, ये पर कैपिटा इनकम है। क्या है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं बार बार, ये मैं टोटल नेशनल इनकम नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, पर कैपिटा इनकम। कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री पर कैपिटा इनकम इज यूएस डॉलर टू 12,056, ठीक है, तो हम या उसके अबव होगा तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, इट विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, वो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। अगर किसी कंट्री का यूएस डॉलर में 955 या उससे कम है तो वो क्या कंसीडर हो जाएगा, अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का क्या है, पर कैपिटा इनकम 1820 है यूएस डॉलर में, जो कि एक रुपीज में कितना आता है, 1,27,000 रुपये, 4 एक साल का, ठीक है। तो हम क्या है कि डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, किस में आते हैं, डेवलपिंग के पहले सीढ़ी पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक क्या करती है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि इस पर कैपिटा इनकम से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअली में उस पॉपुलेशन में रहने वाली पूरी पॉपुलेशन क्या कमाती है, ये डिसाइड नहीं कर पाते, पहला चीज। दूसरा, क्या इससे किसी कंट्री का हेल्थ स्टेटस पता चल रहा है, क्या इससे किसी कंट्री का एजुकेशन पता चल रहा है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, कि पैदा होने वाले में से कितना बच्चा मर जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या वो पता चल पा रहा है, क्या इससे ये पता चल पा रहा है कि वो वहां पर क्या बोलते हैं पॉल्यूशन कितना होगा, ये पता चल पा रहा है, क्या ये सब नहीं पता चल पा रहा है, ये ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि अच्छी इनकम जो होती है वो ओवरऑल सारे डिजायर्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं। चैप्टर टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट, समझ में आया तो हाथ उठा के बोलिए सर, पूरा क्लियर एकदम बढ़िया से, चलिए बोलिएगा मत आगे से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनकम के अलावे हम और क्या क्या चीजों से हम कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। आए बाबू समझ में, चलिए, थैंक यू सो मच।